नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। रतलाम जिले के आदिवासी अंचल सेलाना में पुलिस को एक नवजात के झाड़ियों में लावारिस होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस ने एक नवजात को झाड़ियों से उठाकर बाल चिकित्सालय रतलाम स्थित SNCU में एडमिट किया। कड़कड़ाती सर्दी की वजह से नवजात की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। नवजात का उपचार जारी है। सर आज एक सुबह एक नवजात शिशु मिला है सर, कहाँ से मिला, कौन लेके आया है? ये कल रात की घटना है। कल रात को हमारे पास 10:50 पर सैलाना थाना से एक नवजात शिशु को लाए थे और कथित तौर पर उनके द्वारा ये वहाँ ग्राम खेड़ी में किसी खेत से मिला था। खेत के मालिक ने उनको इन्फॉर्म किया था, वो 108 के माध्यम से लेके आए थे। बच्चा जब आया तो काफ़ी सीरियस था और पूरा ठंडा था, टेम्परेचर रिकॉर्डेबल नहीं था, बच्चा सांस भी नहीं ले रहा था, लेकिन वो फीवर थी। उस वक्त हमने वार्म किया दिया, रिससिटेट किया बच्चे को और अभी बच्चा वेंटिलेटर पे है, लेकिन अभी भी बच्चे की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। जो उसको कोल्ड एक्सपोजर हुआ है, जो कोल्ड शॉक लगा है यहाँ आने से पहले, उसकी वजह से बच्चे की स्थिति भी काफ़ी नाजुक बनी हुई है। जिंदगी और मौत से खुद खेलते हुए बंदर ले सकते हैं कभी भी किसी की जान। ऐसे ही कुछ नज़ारे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि आखिर कैसे ये बंदर उछल कूद करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाने के लिए करंट के तारों का सहारा लेकर गुजर रहे हैं। जबकि पूर्व में भी बंदरों के आतंक से यहाँ के रहवासी परेशान थे और कुछ लोग तो बंदरों के काटने से घायल भी हो गए थे। जहां पर कि वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद कुछ बंदरों को पकड़ा भी था, लेकिन बंदरों का काटने का सिलसिला अभी भी कहीं न कहीं जारी ही रहता है। मगर अब तो इन बंदरों ने हद ही पार कर दी। बिजली के तारों पर लटकते हुए, जी हाँ, ये नजारा है जावरा के घंटाघर चौराहे पर बिजली के तारों का, जहाँ पर कि यहाँ बंदर इन तारों पर लटकते हुए एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। जहाँ पर सैकड़ों लोगों का इसी मार्ग से आना जाना लगा रहता है और अगर बंदरों के उत्पात से कहीं बिजली का तार टूट गया तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए हादसे से पहले जवाबदार जाग जाए। आने वाले समय में ऐसी अनहोनी से बचा जा सकता है, क्योंकि ये बंदर अपनी खुद की जान से भी खेल रहे हैं, बिजली के तारों पर लटकते हुए और राहगीरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। महाराजपुर पटेल नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन आचार्य विष्णु दत्त शास्त्री ने अपने मुखारबिंद से श्रद्धालु जनों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है और जिस पर वो अपनी कृपा करते हैं वो संसार में और किसी भी कृपा का पात्र नहीं रह जाता और ना ही वंचित रहता है। ईश्वर की हर लीला अपने आप में विधिवत और शिलाजीत रहती है, जो मानव शरीर के साथ साथ उसकी तकदीर भी जगमगाती है। भागवत कथा में 24 तारीख को भंडारा हवन पूजन के साथ भागवत कथा का समापन होगा। इस अवसर पर एडवोकेट रामराज यादव, पूर्व सरपंच रामकुमार यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राधेश्याम चौबे सहित तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन महाराजपुर पटेल नगर में यहाँ के माननीय श्री एडवोकेट रामराज जी यादव और उनके साथियों द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। ये अच्छे कार्य हैं, धर्म कार्य हैं। इससे नए बच्चों को भी शिक्षा मिलती है, नई पीढ़ियों को भी शिक्षा मिलती है। ये बताया गया है भागवत से सब लोगों का मोक्ष होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस आशा से यह आयोजन कराया जा रहा है। मैं सभी आयोजक कमेटी को धन्यवाद देता हूं और उनका पात्र उनके सबको बधाई देता हूं। श्रीमद् भागवत कथा महाराजपुर सुहागी पटेल नगर वासियों के सामूहिक कार्यक्रम के रूप में यह आयोजित हो रहा, जिसमें हमारे इस महाकार्यक्रम में भैया जी सरकार मध्य प्रदेश यादव महासभा के उपाध्यक्ष सम्मानीय श्री भारत सिंह यादव एवं शहर के तमाम गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और यह कोरोना काल में यह भागवत महापुराण समस्त नागरिकों का कल्याण करे और इसी तारतम्य में हम सब यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 24 तारीख को विशाल भंडारे का कार्यक्रम आयोजित है। हम समस्त शहर के नागरिक भक्तों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं और हमारे भंडारे के कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय श्री राधे। मुकेश कृष्ण जी महाराज आज श्री पटेल नगर के सभी
भक्तगण श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए। ये सार्वजनिक श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जिसमें यहाँ सभी भक्तगण अपना तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं। इस पावन कार्य में समिति के अध्यक्ष श्री रामराज यादव जी और मुख्य जजमान श्री रमेश कुररिया जी और यहाँ सभी भक्तगणों ने अपना पूर्णतः समर्पण भाव से इस कार्य को सफल बना रहे हैं। आज श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह उत्सव मनाया जा रहा है और कल सुदामा चरित्र के साथ में कथा का समापन होगा। और आप सभी भक्तगण जहाँ तक भी आप ये देख रहे हैं एक पावन कथा चल रही है, तो आप सभी भक्तगणों से भी अनुरोध है कि वो भी इस पावन कार्य में सफल आएँ और इस पावन कार्य को सफल बनावें। और आपसे बस यही एक अनुरोध है कि जहाँ कहीं पर भी श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा या जो भी धार्मिक कार्य चले, तो उसमें आप सभी पहुँच करके इस पावन कार्य को सफल बनावें, धर्म धान से और जो जैसा बने सहयोग देवें, क्योंकि जीवन में धर्म ही करना एक पावन लक्ष्य है। इसलिए आप सभी धर्ममय माताएं बहन भक्तगण इस पावन कार्य में सहयोग देवें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साप्ताहिक भागवत कथा सार्वजनिक रूप से हो रही है। ये सुहागी पटेल नगर में आज इसका 6वां दिन है। यहाँ पर हमारे व्यास गद्दी पर बैठे मुकेश कृष्ण शास्त्री जी जो वृंदावन से आए हैं, उनके मधुर वाणियों से यहाँ पर बहुत अखंड रूप से ये आम जनता इसका लाभ ले रही है। और परसों बड़े विशाल रूप से भंडारा है। ये ज्ञान की गंगा जो यहाँ पर हमारे बीच में मुकेश कृष्ण की तरफ से दिया जा रहा है, इसमें सभी श्रद्धालुओं का और व्यास गद्दी का मैं कोट कोट नमन करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ज्ञान की गंगा हमारे क्षेत्र में हमारे पास उन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम करके हमें अनुग्रहित किया है। धन्यवाद। अंडरब्रिज बनाओ समिति द्वारा अंडरब्रिज की मांग को लेकर सतत 35 दिनों से धरना दिया जा रहा है। ये धरना शामगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा धरना साबित हुआ है, जिसमें 7 दिनों तक क्रमिक भूख हड़ताल के बाद आज से अनिश्चितकालीन अनशन पर समिति के अवधेश मिश्रा, पंडित विक्रम पुरोहित, फारूक मेव आज सुबह से बैठे थे, जिस पर शाम 6 बजे तहसीलदार RL मुनिया, थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति पहुंचे और लेटर के माध्यम से निवेदन किया कि वर्तमान में निर्वाचन होने से आदर्श संहिता और धारा 144 लागू हुई है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा अंडरब्रिज बनाने के लिए धरना का प्रदर्शन किया जा रहा है। आचार संहिता हटने के बाद धरना प्रदर्शन के लिए आप स्वतंत्र हैं, जिस पर समिति के सदस्यों द्वारा प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी गई। हम फिलहाल आदर्श आचार संहिता का सम्मान करते हुए इस धरने को स्थगित कर रहे हैं। यदि आने वाले 4 महीने में अंडरब्रिज की मांग स्वीकृत नहीं होती है, तो दोबारा हम इसी जगह इसी स्थान पर फिर से अंडरब्रिज बनाने की मांग को लेकर धरना देने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जिस पर प्रशासन ने अपनी सहमति दी और तहसीलदार और थाना प्रभारी द्वारा अनशन पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर धरने का समापन किया गया। क्या है पूरा बताएं। विगत 35 दिनों से अंडरब्रिज बनाओ समिति धरना स्थल पर धरना कर रही थी, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम हम लोगों ने किए। 15 दिसंबर से लेकर के 8 दिन तक हम लोगों की भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल चली। उसके बाद आज 23 दिसंबर को हम 3 जने, आदरणीय फारूक भाई मेव, अवधेश जी मिश्रा, हम 3 व्यक्ति अनिश्चितकालीन के लिए अनशन पर बैठे थे, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन चिंतित हुआ है। विस्तार से बताएं किस तरह से धरना स्थगित किया गया। क्योंकि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता चालू हो चुकी है, इस कारण से समिति को एक नोटिस के माध्यम से तहसीलदार साहब के माध्यम से सूचित किया गया था कि इस धरने को थोड़ा स्थगित किया जाए। समिति द्वारा सभी सदस्यों को सूचना और बातचीत करके ये निर्णय लिया गया है कि इस आदर्श आचार संहिता को देखते हुए इस धरने को आगामी समय तक के लिए स्थगित किया गया है। समिति का क्या कहना था? समिति का ये मत है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें और आगामी के लिए इसको स्थगित किया जाए। आज यहाँ पर धरना स्थगित किया गया है, विस्तार से बताएं। ये धरना प्रदर्शन जी प्रदेश में नगर पंचायत और ये ग्राम पंचायत का निर्वाचन चल रहा है, इसमें आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत धरना प्रदर्शन वगैरह नहीं किया जाता है। ऐसा इनको सूचना पर जारी कर किया गया है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि धरना प्रदर्शन आगामी कार्रवाई तक स्थगित किया जाता है, आगे पुनः यह करने के लिए स्वतंत्र है।
आगे जब ये आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो इस समिति द्वारा स्पष्ट कह दिया गया कि यहीं से हम 36वें दिन से ही वापस शुरुआत करेंगे। ये धरना प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र है। जबलपुर पनागढ़ तहसील में आज अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल के नाम, तहसीलदार नीता कोरी को ज्ञापन सौंपा। एडवोकेट इंद्र कुमार पटेल, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा से प्रदेश अध्यक्ष, ने हमें बताया कि आज ओबीसी संगठन के द्वारा पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1994 से हमें 25% आरक्षण मिल रहा था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आरक्षण पर रोक लग गई है, जिसे हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण को बहाल कराए और साथ ही साथ ओबीसी की जनगणना भी कराए। और उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 340 के तहत हमें अधिकार दिया गया है, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी रिश्तेदारी मिलनी चाहिए। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द ओबीसी की जनगणना कराई जाए और हमारा अधिकार दिया जाए। हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के लोग इसलिए ज्ञापन देने आए कि जो ओबीसी का आरक्षण मध्य प्रदेश में कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। पंच, सरपंच, जिला, जनपद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में जो ओबीसी का आरक्षण था, 1994 में जो आरक्षण ओबीसी को मिल रहा था 25%, वो ख़त्म कर दिया गया। तो उसी आरक्षण को बहाल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नाम, मुख्यमंत्री नाम, राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि ओबीसी का आरक्षण बहाल किया जाए। एक अध्यादेश लाके उस कोर्ट के निर्णय को अध्यादेश लाके उसको ख़त्म किया जाए और अनुसूची 9 में डाल दिया जाए, ताकि कोर्ट कभी भी इस प्रकार का निर्णय ना ले पाए। और प्रधानाचार्य गोविंद सिंह, स्थानीय नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जीरा बस्ती के विशाल प्रांगण में आज संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अनेक विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला क्रीड़ा अधिकारी अतुल सिन्हा ने किया और अपने उद्बोधन में कहा कि आज खेल में भी अच्छा करियर है, युवा प्रसिद्धि और पैसा दोनों प्राप्त कर सकते हैं, खेल में भी सुनहरा अवसर है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला प्रचारक सत्येंद्र जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि युग बदल रहा है, अब खेल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। बहुत से लोग खेलों को पसंद कर रहे हैं और अपने बालकों को करियर के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस अपने दैनिक शाखा की शुरुआत खेल से ही करती है। जी मैम, आपका परिचय? उमा सिंह, प्रधानाचार्य सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, रामपुर उदयभान। अभी यहाँ पे देखा जाता है कि नागाजी स्कूल में बच्चों को खेल प्रतियोगिता हो रहा है। खेल प्रतियोगिता कराने का क्या एक सबसे बड़ा कारण है? और खेल प्रतियोगिता पहले तो बहुत हुआ करता था, लेकिन आजकल के ज़माने में उसको लोग विलुप्त करते जा रहे हैं, लोगों को जैसे खेल प्रतियोगिता से वंचित करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया कि खेल प्रतियोगिताएं विलुप्त होती जा रही है। मैं ये कह सकती हूँ कुछ पारंपरिक खेल जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उनकी सरकार में ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा फोकस जो है उनका खेलों पर है और खिलाड़ी भैया बहनों पे है कि हमारी जो क्षमताएं हैं गाँव में जो है उनको भी हम निकाल करके इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है कि वो आगे चल करके नेशनल और इंटरनेशनल तक। मैं जैसे पहले देखा जाता था गांव में लोग कबड्डी खेला करते थे और भी तमाम गेमें हुआ करती थी। अब लोग जैसे गेम से कुछ भटक जा रहे हैं, उन लोगों तक कैसे जागरूक किया जाए कि वो लोग खेल के प्रति जागरूक हो? उसके लिए स्थानीय आधार पर जैसे पहले गांव में कुश्ती प्रतियोगिताएं होती थी, बसंत पंचमी का समय होता था, पतंगबाजी होती थी, तो इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं आज भी गांव स्तर पे हम सभी को मिलजुल करके करनी चाहिए। जिस प्रकार से हम अन्य 30 त्योहार मनाते हैं उसी प्रकार से हमें जो है कबड्डी, अभी आपने कहा हमारी विद्या भारती में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जितने भी पारंपरिक खेल हैं उन सभी को आयोजित करते हैं और पहले विद्यालय स्तर पे, फिर संकुल स्तर पे और फिर प्रांत स्तर पे और फिर क्षेत्र स्तर पे हम ले जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अपना परिचय देते हुए आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है सर? अक्षय कुमार ठाकुर, प्रांत मंत्री विद्या भारती गोरखपुर। यहाँ पे किस तरह कार्यक्रम आयोजित हुआ है सर? संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है जी। विद्या भारती यह मानती है कि हमारा विद्यार्थी शारीरिक, प्राणिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पुष्ट हो। इस नाते शारीरिक का यह कार्यक्रम विद्यालय से होके आज ये संकुल का है। संकुल के बाद प्रांत का होगा, प्रांत के बाद क्षेत्र का होगा, क्षेत्रीय कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय होगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्या भारती के सहयोग से। तो खेल प्रतियोगिता के माध्यम से आप छात्रों तक क्या संदेश देंगे आपके तरफ से? जैसा कि हमने आपसे बताया कि प्रारंभ में ही हमने अपने लक्ष्य में तय किया है कि हमारा जो विद्यार्थी हो उस शारीरिक, प्राणिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो। हम ये मानते हैं कि स्वस्थ शरीर है तो उसका स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ विचार होगा और स्वस्थ उसका आचरण होगा। इस नाते हम भैया बहनों से आग्रह करेंगे कि आप अपने अंदर खेल की भावना
लाए और आपका मन स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे, आपका आचरण स्वस्थ हो, आप भारत माता की जय में उपयोगी सिद्ध हो सके। ठीक सर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।